गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग SCRT 9th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें जो है चैप्टर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। 3 चैप्टर मैंने करा दिया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर उसके वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा उसको। वहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे और ये वाला चैप्टर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व युद्धों की इतिहास, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप लोग उसको वीडियो देख लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने फैक्ट हों उसका अंडरलाइन कर दूँ, आप लोग उसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली 6 to 8 सोशल साइंस, 9 to 10 सोशल साइंस हिस्ट्री जिनका होगा उनको ज़रूर मिलेगा, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। पहला क्वेश्चन इसमें जो फैक्ट है वो यही मिल जाएगा आपको कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। 1914 से लेकर 1918 तक। हो सकता है ऑप्शन में कुछ और दे दें, तो ध्यान रखिएगा 1914 से 1918। ये क्वेश्चन TRE में वैसे आ चुका है, आप लोग नोट कर लीजिए। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, मतलब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पीछे क्या कारण था, आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोग जैसा जानते हैं कि भौगोलिक खोजें हुई, उसमें बाकी दो देशों ने अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। सबकी उपनिवेशों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जर्मनी और इटली ये लोग जो है ज़्यादा उपनिवेश नहीं पाए। बाद में इन्होंने कोशिश किया कि जो है हमको भी अब मिलना चाहिए, क्योंकि जर्मनी औद्योगिक गतिविधि जो थी उसकी बहुत तेज़ थी। उसने ब्रिटेन और फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया था अपनी, मतलब तकनीकी ज्ञान में ऐसे कह लीजिए, और तो औद्योगिक विकास में बहुत आगे जा चुका था, तो उसको भी जो है अपने लिए एक बाज़ार चाहिए था। तो वो जो है कोशिश कर रहा था कि हमको भी कोई उपनिवेश मिले, और इसी बात के लिए उसने जो है तुर्की के सुल्तान से एक समझौता किया था रेलवे लाइन बिछाने की योजना के लिए। और इसका विरोध कौन किया? फ्रांस तथा रूस ने। तो निश्चित रूप से कि फ्रांस और रूस जब विरोध करेंगे तो फ्रांस और रूस एक साथ आ जाएंगे, और जर्मनी जो है उनके विपरीत रहेगा। तो ऐसे जो है ये कहानी चल रही थी। और दूसरा रीज़न ये भी था कि 1905 में रूस और जापान में युद्ध हुआ, और रूस जो है हार गया, तो जापान की भी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी कि अब तो हम जीत गए हैं, तो हमको भी जो है व्यापार के लिए और चीज़ें चाहिए होगी, तकनीकी ज्ञान में और औद्योगिक विकास में इसका भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, और ये भी जो है अपने लिए एक बाज़ार ढूंढने लगा। तो ये रीजन था। आगे देखिए उग्र राष्ट्रवाद। तो उग्र राष्ट्रवाद में ये था कि समान जात, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण चाहने लगे थे। ये देखिए, और इसी में क्या था कि तुर्की साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव जात के थे। उन लोगों ने सर्व स्लाव आंदोलन की शुरुआत की, जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जात के लोग एक राष्ट्र हैं। यूरोप के सभी सभी स्लाव जात के लोग एक राष्ट्र हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो अलग अलग देश थे उन्हें ये चीज़ें जो है बुरा लगना था, और लगा भी। तो फिर जो है आ जाइए सैन्यवाद। सैन्यवाद में ये हुआ कि जर्मनी और इंग्लैंड जो है अपना, इनके बीच में कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा था, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जर्मनी औद्योगिक विकास कर रहा था, तो उसके पास भी पैसा बहुत ज़्यादा हो गया था, उसने भी अपनी सैनिक क्षमता बढ़ा ली थी। और ये इंग्लैंड पहले से ही जो है सैनिक बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, क्योंकि इसके बहुत सारे उपनिवेश थे। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि इंग्लैंड का नौसैनिक क्षमता बहुत ज़्यादा था, और इसको चुनौती किसने दिया? जर्मनी ने। और उसने जो है एक जहाज़ बनाया। देखिए ये इस जहाज़ का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। 1912 में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज़ बनाया। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा इम्परेटर क्या है, ठीक है। तो इम्परेटर एक जहाज़ है जिसको 1912 में जर्मनी ने बनाया, और उसने जो है चैलेंज करना शुरू किया, और इस प्रकार जर्मनी जो है इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया यूरोप में। फिर जो है जाहिर सी बात है, जब सैन्यवाद बढ़ेगा तो धीरे धीरे गुट बनने लगेंगे, और यूरोप में गुटबंदी शुरू हो गई, सबके अपने अपने गुट बनने लगे। आप लोगों को पता ही होगा कि पहला शुरुआत तो बिस्मार्क ने ही किया था। जर्मनी के जो चांसलर थे बिस्मार्क, वही थे। तो उसने सन 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ में 1879 में किसने किया? तो जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने। फिर 1882 में एक त्रिगुट बना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल था। ये त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी।
यद्यपि इटली की, अब देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, 1879 में किसके साथ में था, 1882 में किसके साथ में था। इसमें 2 गुट थे और इसमें 3 गुट थे। पहले वाले में ऑस्ट्रिया और जर्मनी था और 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे। और इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने, इसको नोट कर लीजिए, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 में एक त्रिदेशीय ट्रिपल एताद बनाई। ये सामान्य हितों और समझदारी पर आधारित ढीला ढाला गठजोड़ था। तो देखिए 2 गुट बन गए हैं, एक कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, और दूसरा फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। फिर घटनाक्रम क्या होता है, तो 1914 में प्रारंभ में हुए प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व के वर्षों में इस तरह से घटनाएं घटित हो रही थी। अब जाहिर सी बात है, जब गुट बने हैं तो कोई ना कोई जो है समस्या आती रहेगी, आपस में खींचतान तनाव रहेगा ही रहेगा, और ऐसे जो है चल रहा था चीज़ें। 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना एकाधिकार जमा लिया। 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया, और जाहिर सी बात है जब अधिकार जमा लिया तो ऑस्ट्रिया को किसका समर्थन प्राप्त था, जर्मनी और इटली का, और वह बाल्कन क्षेत्र में एक संयुक्त स्लाव राज्य कायम करना चाहता था। इसके लिए उसे रूस का समर्थन प्राप्त था। रूस ने ऑस्ट्रिया को युद्ध छेड़ने की धमकी दी। इस पर मतलब बाल्कन में जो है रूस का समर्थन प्राप्त था। रूस ने ऑस्ट्रिया को युद्ध छेड़ने की धमकी दिया। इस पर जर्मनी खुलकर ऑस्ट्रिया के पक्ष में आ गया। अंततः रूस को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस घटना से रूस और जर्मनी में कट्टा और बढ़ी। साथ ही जर्मनी फ्रांस के प्रति भी उतना ही विषाक्त था। जर्मनी और फ्रांस दोनों पड़ोसी देश हैं, तो जाहिर सी बात है पड़ोसी हैं तो सीमा विवाद हमेशा रहेगा। तो एक तो पहले भी समस्या चली आ रही थी और अभी जो है गुट भी बन चुका है, तो दोनों एक दूसरे को अपने विरोधी के रूप में मान रहे हैं, अपना शत्रु मान रहे हैं। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क फ्रांस को पंगु बना देना चाहता था। उसने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सास तथा लॉरेन पर अपना अधिकार कर लिया था। फ्रांस की जो ये दोनों प्रदेश थे, अल्सास तथा लॉरेन, ये बहुत औद्योगिक क्षेत्र थे। यहाँ पर जो है बहुत सारे संसाधन थे, और इस पर किसका अधिकार कर लिया, जर्मनी ने अधिकार कर लिया था। फिर युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, तो इसमें जो है ऑस्ट्रिया के जो कह लीजिए किंग थे, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, इनकी बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या हो जाती है 28 जून 1914 को। और ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए किसको जिम्मेदार माना, सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। और सर्बिया किसके सपोर्ट से था, तो रूस के सपोर्ट से था, और सर्बिया ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यहीं से शुरुआत हो जाती है विश्व युद्ध का। फिर जो है धीरे धीरे अलग अलग देश इस विश्व युद्ध में आने लगते हैं। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी तो इस खोज में था ही कि कब जो है फ्रांस के खिलाफ मुझे युद्ध करने का मौका मिले। और फिर जो है अलग अलग गुट बन गए। इसमें वही गुट जो पहले बना हुआ था वैसे ही जो है गुट बन गया। जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया एक तरफ थे, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन एक तरफ थे। अभी रूस 1917 में निकल जाएगा, तब फिर जो कौन आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। तो ये घटनाएं हो रही थी। तात्कालिक कारण जो अगर जो पूछा जाएगा आपसे तो आप लोग करिएगा आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जो है की हत्या। युद्ध का अंत और शांति संधियां। तो 1917 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, वह था रूस का युद्ध से अलग हो जाना। 1917 में रूस अलग हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बोल्शेविक क्रांति हो रही होती है, और रूस में जो है एक तरह से कह लीजिए कि राज शासन जो है या राजतंत्र हट जाता है। बाकी जो है इसमें बोल्शेविक सरकार के सत्ता में आते ही लेनिन का नाम याद रखिएगा, ठीक है, कि उस समय लेनिन ही जो है क्रांति का नेता रहता है, और उसने युद्ध जो है समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखता है। और मार्च 1918 में रूस जर्मनी एक शांति संधि हुई और रूस युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया। जब रूस युद्ध से हट जाता है तो बाकी देशों में भी जो है युद्ध खत्म करने का बात होने लगता है, क्योंकि बाकी देश की जनता भी जो है युद्ध के खिलाफ हो जाती है। और इसी बीच में जो है जर्मनी के
यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबोना शुरू किया, जिसमें लुसितानिया नामक जहाज़ को डुबाने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि इसमें जो है अमेरिका के भी निवासी थे और वो भी मारे गए। और जर्मनी ने अपनी कार्रवाई इस पर नहीं रोकी, तो अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो देखिए इस तरह से जो है अमेरिका का एंट्री होता है प्रथम विश्व युद्ध में। देखिए पहला जो गुट बना था वो 2 गुट बना था, ऐसे नोट कर लीजिए। पहले में कौन कौन था? फ्रांस था, ब्रिटेन था और रूस था। दूसरे वाले में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, 3 था। अब जब रूस हट जाएगा तो फिर कौन आ जाएगा? अब आ जाएगा अमेरिका। तो अब गुट बनेगा ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। अब देखिए जब अमेरिका भी आ जाता है तो युद्ध बहुत बड़े स्तर पर हो जाता है और ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी में एक क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी के एक गणराज्य बन गया। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय पलायन कर हॉलैंड चले गए। नई जर्मन सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया। यानी आपसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 11 नवंबर 1918 को। ठीक है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? वुड्रो विल्सन। उन्होंने 1918 में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो 14 सूत्री के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि 14 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया था, तो राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने। फिर वर्साई की संधि आ जाती है। वर्साई की संधि में पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1919 में मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर। अब इस सम्मेलन में कितने देश भाग ले रहे थे? 27 देश भाग ले रहे थे, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। अब इसमें ये नाम याद रखिएगा, इन लोगों का नाम याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। यही 3 प्रमुख व्यक्ति थे जो शांति संधि की शर्तें तय कर रहे थे। और सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों को कोई महत्व नहीं दिया गया। देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध में हार गए थे, कौन हारा था? तो वही जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। तो इन लोगों को कोई महत्व नहीं दिया गया। रूस को भी इस शांति संधि प्रक्रिया से बाहर रखा गया। मुख्य संधि किसके साथ था? जर्मनी के साथ। और 28 जून 1919 को हुई। इसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए वर्साई की संधि कभी पूछा था कहाँ पर होता है, तो पेरिस की महल में। ठीक है, पेरिस के महल में, फ्रांस की। तो पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार बताया गया और फ्रांस को अल्सास लॉरेन का क्षेत्र वापस दे दिया गया। वही पहला क्षेत्र जो मैं बताया था आपको कि जर्मनी ने छीन लिया था उस समय बिस्मार्क ने। बाकी बहुत सारा चीज़ हुआ, वो सब नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि इसमें हारा कौन था और किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा उसको मैं बता दूंगा आपको। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, राष्ट्रसंघ या लीग ऑफ नेशंस का संविधान अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत में चर्चा थी। नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार। बिल्कुल, प्रथम विश्व युद्ध की संधि यानी पेरिस संधि ने ही जो है या वर्साई की संधि ने ही द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज़ कर दिया था, क्योंकि इसमें जर्मनी को बहुत अपमानित किया गया और जर्मनी से सारे क्षेत्र छीन लिए गए। उसकी सैन्य शक्ति जो थी उसको सीमित कर दिया गया। तो ये जो है किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसका सैनिक शक्ति कोई और तय करे और सीमित कर दे। तो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध की अंत ने ही द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज़ कर दिया, ये स्टेटमेंट भी है। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ था,
तो पेरिस के शांति समझौते से, ये देखिए, पेरिस के शांति समझौते से असंतुष्ट राज्यों ने 1936 के अंत तक इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्यों से स्वयं को मुक्त कर लिया था। अब वे अपनी क्षतिपूर्ति का दावा कर रहे थे, जिसका अर्थ क्षतिपूर्ति ना होने पर केवल युद्ध ही हो सकता था। इस खतरे के कारण ब्रिटिश सरकार, जो अपनी ओर से निःशस्त्रीकरण करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती थी, ऐसा करने का इरादा छोड़ दिया और प्रतिरक्षा के नाम पर सशक्तिकरण में जुट गई। राष्ट्र संघ इन तमाम घटनाओं का मौन और मूक साक्षी बना रहा और अंततः वह घड़ी आ गई। देखिए, जो पहला वाला राष्ट्र संघ बना था वो बहुत बहुत मजबूत नहीं था। जो 1945 में बना वो बहुत मजबूत था। उसके बाद में जो है, देखिए, विश्व युद्ध की घटना तो नहीं सुनाई दी उसके बाद में। तो पहला वाला जो राष्ट्र संघ था उससे बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बनाया गया था, ऐसा कह सकते हैं। फिर आगे देखिए, वर्साय संधि की विसंगतियाँ आप लोग देख ही चुके हैं कि मैं बताया ही हूँ कि जर्मनी के साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया गया। उसका नतीजा जो है हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध देखते हैं। और इसी में कौन आएगा? अब एक तरफ आएंगे हिटलर जर्मनी से और दूसरी तरफ से मुसोलिनी, कहाँ से? इटली से। और ये दोनों नेता जो हैं अपने अपने जो देश में हुआ था अपमान, उसका बदला लेने के लिए शुरू कर देंगे काम। गुटबंदी और सैनिक संधियां भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थीं। शांति बनाए रखने के नाम पर यूरोप में अनेक संधियां हुई, जिसके परिणामस्वरूप यूरोप पुनः दो गुटों में बंट गया। एक गुट का नेता जर्मनी बना और दूसरा गुट का नेता फ्रांस बना। देखिए, जर्मनी और फ्रांस जो है वैसे भी पड़ोसी देश हैं। आप लोग मैप में देखेंगे तो दोनों पड़ोसी हैं, तो हमेशा सीमा वाले जो देश रहते हैं उनमें आपस में खटपट चलती रहती है। जैसे आज भी देख लीजिए तो भारत और चाइना के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच चलता रहता है। तो ऐसे उस समय फ्रांस और जर्मनी भी, आज भी फ्रांस और जर्मनी बगल में हैं, तो उन दोनों के बीच में हमेशा पड़ोसी में जो है चलता ही रहता है। आप लोग समझ सकते होंगे। तो गुटबंदी सब लोग बना रहे थे। देखिए, अभी ये वाला लाइन देख लीजिए, वित्त मंत्री चैम्बरलिन। ये कौन था चैम्बरलिन? ये इंग्लैंड का वित्त मंत्री था। इसने मार्च 1937 में घोषणा की कि प्रतिरक्षा की व्यय की पूर्ति अब केवल कर लगाकर नहीं की जाएगी। उसने इस परियोजना के लिए 40 करोड़ पाउंड का ऋण लेने तथा 5 वर्ष की अवधि में प्रतिरक्षा पर 1.5 अरब पाउंड व्यय करने का प्रस्ताव दिया। अब प्रधानमंत्री बाल्डविन ने इन प्रस्तावों का समर्थन यह कहकर कर दिया कि उनका उद्देश्य आक्रमण को रोकना है। अब कोई भी देश अगर जो रक्षा बजट बढ़ा रहा है तो पड़ोसी के लिए वो चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि पड़ोसी भी अब सोचेगा कि मुझे भी अपना रक्षा बजट या सैनिक क्षमता बढ़ानी होगी, नहीं तो कभी भी अटैक कर सकता है दूसरा देश। आप लोगों को पता है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी कब आया था? क्वेश्चन पूछ सकता है। 1929-30 के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया। इससे उद्धार का कोई रास्ता निकट भविष्य में गोचर नहीं हो रहा था। महंगाई बढ़ गई थी। नवीन विचारधाराओं, हिटलर एवं मुसोलिनी का उदय। ध्यान रखिएगा कि जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी और फांसीवाद के सिद्धांत पर आधारित मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में सरकार बनी। पूछा जाता है नाजीवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो हिटलर। और मुसोलिनी कौन था? तो ये फांसीवाद के सिद्धांत का। तो ये दोनों आ जाते हैं अपनी विचारधाराओं को लेकर। और इन्होंने क्या किया? इन दोनों राष्ट्रों ने राष्ट्रीय गौरव के लिए साम्राज्यवादी लिप्सा को ही आधार बनाया और जर्मनी और इटली अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाहते थे और अपने राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करना चाहते थे। जाहिर सी बात है, अगर जो राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो सारा देश मिलकर जो है इनको सपोर्ट करेगा, तो इनको सारे देश का वो मिला और इन्होंने इसका फ़ायदा उठाकर अपने सूझबूझ का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयोग नहीं किया और द्वितीय विश्व युद्ध एक तरह से आगाज़ कर दिया इन्होंने। और उसके बाद में जो जनता त्रस्त हुई वो तो आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में देखे ही होंगे।
अब देखिए जापान जो है चीन पर आक्रमण करता है और उसका एक क्षेत्र ले लेता है और जर्मनी को उसका सह रहता है। तो जर्मनी, इटली और जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। तुष्टीकरण की नीति, इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति भी बहुत हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार थी। पश्चिमी पूंजीवादी देश साम्यवादी रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे। देखिए अब इसमें इंग्लैंड जो है और रूस दोनों में भी खींचातानी था और वे चाहते थे कि हिटलर किसी भी तरह सोवियत रूस पर हमला कर दे, जिससे दोनों कमज़ोर हो जाए और तब वे हस्तक्षेप करके दोनों शक्ति को बर्बाद कर देंगे। इसलिए शुरू में पश्चिम के राष्ट्र हिटलर की मांगों को स्वीकार करते रहे और जब इन लोगों ने देखा कि हिटलर की मांग और महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही तो अपना हाथ खींचना शुरू किया। पहले इंग्लैंड जो है जर्मनी जितना भी काम करता था तो वो रूस के क्षेत्र में ही करता था। तो इससे सह कौन दे रहा था, मतलब सह कह लीजिए कि इंग्लैंड उस पर कुछ अपना आपत्ति नहीं जता रहा था और वो चाहता भी था कि ऐसा होता रहे और फिर जो है रूस को भी महाशक्ति बनने से रोक दिया जाएगा और जर्मनी को भी रोक दिया जाएगा। जब आपस में ही लड़ेंगे तो दोनों रुक ही जाएंगे, विकास हो नहीं पाएगा। लेकिन जो है ये खुद ही इनके लिए फिर खतरा बनता चला गया। शुरुआत कहाँ से होती है, ये 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने डेंजिंग बंदरगाह और पोलिश गलियारे की मांग पोलैंड से की। पोलैंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। शुरुआत कहाँ होती है, जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण करता है 1939 में। फिर जो है ब्रिटेन और फ्रांस को लगा कि ये तो बहुत गलत बात हो गया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो इन्होंने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और रूस अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक के 3 राज्यों एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। सितंबर-अक्टूबर के महीनों में उपरोक्त तीनों देशों के विदेश मंत्रियों को मास्को बुलाया गया और तीनों विदेश मंत्रियों ने सोवियत संघ से पारस्परिक सहयोग की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार सोवियत संघ की उपरोक्त तीनों राज्यों में सेना रखने की अनुमति मिल गई। बदले में सोवियत संघ ने इन राज्यों की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने का वादा किया। अब देखिए सोवियत संघ जो है फिनलैंड पर आक्रमण करेगा, फिनलैंड जो है आत्मसमर्पण कर देगा। अब फिनलैंड में जब इनको मतलब एक तरह से अपना जो है ये सैनिक रख सकते थे तो उनको और मदद हुई। तो नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर विजय। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने, अब ये सब इम्पॉर्टेंट वैसे नहीं है, बस घटनाक्रम याद रखिएगा। अब मेन जो है उसको लेकर चल रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ा भी हो जाएगा और उतना काम का है भी नहीं। हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा है। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। पर्ल हार्बर कहाँ है, अमेरिका में। तो जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया, जिसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थित बेड़ा जो वहाँ रखा गया था तहस नहस हो गया था। तो कब किया था, 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया था। शुरुआत इन्होंने ही किया था। अब फिर जो है कैसे त्रिगुट बनेगा, वही इधर से कौन रहेगा, फ्रांस, अमेरिका, रूस और एक तरह से कह लीजिए ब्रिटेन। ठीक है, ये थे, या रूस को नहीं भी माने तो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। और दूसरी तरफ से कौन थे, इटली, जापान और जर्मनी, ये थे। दूसरे में देखिए वैसे आ गए थे, रूस भी, अमेरिका, इंग्लैंड और रूस, फ्रांस, ये चारों थे एक तरफ। और 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। इसके पहले ही इटली पूर्णतः पराजित हो मित्र राष्ट्रों से संधि कर चुका था। अंततः 7 मई 1945 ईस्वी को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये डेट याद रखिएगा। ये वाला याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया। फलतः हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया। दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया। 6 अगस्त और 9 अगस्त डेट याद रखिएगा, हिरोशिमा और नागासाकी। जापान ने कब आत्मसमर्पण किया, तो 2 सितंबर 1945 को, और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें।
जितना बता दिया हूँ उतना तैयार कर लीजिएगा, इससे आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आइए इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? जर्मनी की। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? रूस अलग हो गया था। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो किसका बदल गया था? यूरोप का। त्रिगुट समझौते में शामिल थे तो फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, नहीं, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 त्रिगुट थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? शायद फ्रांस को। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? जर्मनी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा, 6 अगस्त को। द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ? 1945 को। तो इतना था दोस्तों, ये वाला चैप्टर भी आप लोगों का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर अगर जो इम्पॉर्टेंट लगेगा तो उसको कराएंगे, नहीं तो अब जो है पॉलिटी का कराना है 9th क्लास का। कल से हो सकता है इस टाइम पे पॉलिटी का चले। तो बाकी इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा आप लोगों का ये वीडियो कैसे लगा, और इम्पॉर्टेंट जो भी बताया हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। इसका PDF मैं दे दूँगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैं करा दिया हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था तो कम से कम इतना तो कर दिया करिए कि लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।